Hello friends, my name is CA Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020 में जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं उन पे हमने डिस्कशन की थी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे इस बार कारो 2016 के जगह एक एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग होगी अब कारो 2020 की। उसमें हमने ये भी बात की थी कि काफ़ी कारों की ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो शेड्यूल 3 पे भी एप्लीकेबल होती हैं। शेड्यूल 3 में भी फाइनेंशियल ईयर 21-22 से काफ़ी अमेंडमेंट्स आई हैं। उन अमेंडमेंट्स में से 80% अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो यहाँ पे हमें डिस्क्लोज करनी है और ऑडिटर को कारों में रिपोर्ट करनी है। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगी अमेंडमेंट के बाद शेड्यूल 3 के, क्योंकि मैसिव अमेंडमेंट्स की गई हैं नॉन इंड एस के शेड्यूल 3 में। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन ऑन अमेंडमेंट मेड्स इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 हमें बताता है कि नॉन इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी। जिन कंपनीज पे नॉर्मल कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल 2006 लगते हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी, ये हम शेड्यूल 3 के डिवीजन 1 से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और शेड्यूल 3 में है उस केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिवेल करता है। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, हम वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे इसको। जो फर्स्ट अमेंडमेंट आई है वो अमेंडमेंट है पैराग्राफ नंबर 4 में, जिसमें आज के दिन में यह बोल दिया है कि सभी कंपनीज को, इवन दोज कंपनीज आर स्मॉल कंपनीज, 1 पर्सन कंपनीज, सभी कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट राउंडिंग ऑफ में बनानी है। कोई भी कंपनी होल नंबर में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकती। अब सभी कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को राउंडिंग ऑफ करना कंपलसरी है, इवन उसका कुछ रेवेन्यू है या नहीं है। फर्स्ट अमेंडमेंट जो की गई है सिर्फ मे की जगह शेल इंसर्ट किया गया और ये बोला गया कि सभी कंपनीज को राउंडिंग ऑफ करना है। कंपनीज की पहले हम देखते थे यहाँ टोटल टर्नओवर, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसे अमेंड करके कर दिया है टोटल इनकम, मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। जो इसका टोटल है अगर वो लेस देन 100 करोड़ होगा तो राउंडिंग ऑफ होगी हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स एंड मिलियंस में, एंड मोर देन 100 करोड़ होगा तो राउंडिंग ऑफ होगी लैक्स में, मिलियंस में एंड करोड्स में। इट मींस लेस देन 100 करोड़ की टोटल इनकम वाली कंपनी करोड्स में अपनी राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकती। क्या एक राउंडिंग ऑफ का सिस्टम मैं पहली बार जब इस्तेमाल कर लेता हूं क्या मैं उसे चेंज नहीं कर सकता? ये लॉ में पहले था, लेकिन आज से 2 साल पहले ये चेंज आ गया है कि मैं अगर चाहूं तो अपनी राउंडिंग ऑफ के सिस्टम को चेंज भी कर सकता हूं, लेकिन कंपैरेटिव फिगर्स के अंदर हमें सेम राउंडिंग ऑफ दिखानी होगी जो मैं करंट रिपोर्टिंग पीरियड में दिखा रहा हूं। सो यहां पे 2 अमेंडमेंट्स आई। फर्स्ट अमेंडमेंट इज राउंडिंग ऑफ को मैंडेटरी किया गया। सेकंड अमेंडमेंट इज जो हम लिमिट्स देखते थे टर्नओवर की, उसकी जगह हमें अब टोटल इनकम की लिमिट्स देखनी है। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट्स में क्या चेंज आए। बैलेंस शीट के फेस पे अगर हम चेंज की बात करें तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में कोई भी चेंज नहीं है। अगर हम एसेट्स की बात करें तो एक नोमेनक्लेचर में चेंज किया गया है नॉन करंट एसेट्स में, जिसमें नोमेनक्लेचर था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के 4 सब हेड्स थे, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। लेकिन आप खुद ही बताइए, क्या टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट क्या दोनों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट होती हैं? द आंसर इज नो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो टेंजिबल एसेट्स का ही न्यू नेम है, इसलिए हेडिंग को चेंज किया गया जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ लिखा गया एंड इनटेंजिबल एसेट्स, और टेंजिबल एसेट को नाम दे दिया गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इट मींस द मेन हेडिंग नाउ इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जिसकी फर्स्ट हेडिंग अब टेंजिबल एसेट्स की जगह है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सेम बात हमने कारो 2020 में भी की थी, जिसमें हमने ये बात की थी कि कारो में भी फिक्स एसेट्स का नाम बदल के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर दिया गया है। बैलेंस शीट के फेस में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसमें सिर्फ यही चेंज है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में अभी भी काफ़ी चेंजेस हैं। अगर हम नोट्स टू अकाउंट्स में जो पहला नोट देते हैं वो है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है, उसका शेड्यूल 3 से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन नोट 2 हम देते हैं शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में अब तक हम बताते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में, पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में, उसके बाद हम रिकंसिलेशन बताते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितने शेयर्स थे, क्लोजिंग ऑफ द ईयर में कितने शेयर्स थे, उसमें मूवमेंट कितनी है, मोर देन 5% वाले शेयर होल्डर्स कौन से हैं, होल्डिंग कंपनी कितने शेयर हमारे होल्ड करती है,
अब एक नया पॉइंट भी बताना पड़ेगा कि प्रमोटर्स के पास कितने परसेंट शेयर्स हैं और प्रमोटर की परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है। इट मींस जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग अब तक लिस्टेड कंपनीज के लिए देखी जाती थी, अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनलिस्टेड और लिस्टेड दोनों कंपनीज के लिए ही देंगे कि कितने शेयर्स प्रमोटर के पास हैं और बिगिनिंग ऑफ द ईयर से उसमें कितना चेंज हुआ है। तो आप अगर सब क्लोज एम देखेंगे तो उसमें एक टेबल दी गई है, जो टेबल आपने इस साल के लिए भी और पिछले साल के लिए भी दिखानी है। आईसीआई का गाइडेंस नोट बोलता है कि यहाँ पे तो भले ही गवर्नमेंट ने शेड्यूल 3 में एंड ऑफ द ईयर से रिलेटेड ही शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर पूछा है, लेकिन आपको एक कॉलम और इसमें देना चाहिए जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर की शेयर होल्डिंग हो, क्योंकि हमने इसमें एक कॉलम परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर का बताना है। परसेंटेज चेंज हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास बिगिनिंग और एंड दोनों की शेयर कैपिटल होगी। प्रमोटर कैसे डिफाइन करेंगे? प्रमोटर डिफाइन करेंगे कंपनीज एक्ट में। अगर आप किसी कंपनी के प्रमोटर्स देखना चाहते हैं, उस कंपनी का आप लास्ट ईयर का MGT 7 उठा लीजिए, उस MGT 7 में शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर्स की डिटेल होगी। आप वहां से कंपनी से पूछ सकते हैं कि कौन कौन से प्रमोटर्स हैं जिनकी शेयर होल्डिंग आपने यहाँ पे दिखानी है। शेयर कैपिटल में सिर्फ यही चेंज है, रिजर्व एंड सरप्लस में कोई भी चेंज नहीं है। अब हम बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज की। नॉन करंट लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें तो हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर कोई चेंज नहीं है। अब तक हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाते थे कि जितनी भी आने वाले 12 महीने में लॉन्ग टर्म डेट की मैच्योरिटी है, जिसे हम करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं, अभी वो बोलता था कि अभी आप उसको अदर करंट लाइबिलिटीज में ले जाइए। लेकिन इस शेड्यूल 3 में अब ये भी है कि आपको रेशियोज भी डिटरमिन करके लिखनी है। तो गवर्नमेंट ने अब इसको अमेंड किया और अदर करंट लाइबिलिटी से करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट को हटा दिया और उसे कहां पे प्लेस किया? उसकी राइट प्लेस पे, जो कि है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इट मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अपनी जगह पे रहेंगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में अब हम करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट भी दिखाएंगे, जो हम पहले अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखाते थे। आप अगर यहां देखें तो एफ जो है, एफ पैराग्राफ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर पॉइंट है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। पहले ये कॉलम नहीं था, यहाँ पे पहले ये पॉइंट नहीं था, लेकिन ये लाइन आइटम को इंसर्ट किया गया है और डिलीट किस लाइन आइटम को किया गया है? आप देखिए जी में अदर करंट लाइबिलिटीज में आप सब क्लोज ए देखेंगे वो ओमिटेड है। ओमिशन से पहले यहां पे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट लिखा जाता था। इट मींस एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखानी है, ताकि बैंक सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बेस पे ही उस कंपनी की लीवरेज को चेक कर पाएं। ट्रेड पेबल्स में क्या चेंज आया है? अब तक हम ट्रेड पेबल्स को दिखाते हैं, एमएसएमई के ट्रेड पेबल्स कितने हैं, अदर देन एमएसएमईज कितने हैं, और एमएसएमईज के ट्रेड पेबल की फिर हमें टेबल देनी होती है कि कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, कितना इंटरेस्ट ड्यू किया, कितना इंटरेस्ट हमने एमएसएमई का पे किया। अब हमें ट्रेड पेबल का एजिंग शेड्यूल भी देना है। आपको पता है कितनी कंपनीज के अंदर ऑडिट करते वक्त हम ये देखते हैं कि कंपनीज के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स बहुत लॉन्ग आउटस्टैंडिंग आ रहे होते हैं। उससे हम इनकम टैक्स की स्क्रूटनीज में भी ये देखते हैं कि वैसे केसेस बोगस एंट्रीज के ज़्यादा होते हैं, जिसको कि हम क्रेडिट्स, जैसे कैश क्रेडिट का सेक्शन हम इनकम टैक्स में देखते हैं। वैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट को पता है कि काफ़ी ट्रेड पेबल्स ऐसे हो सकते हैं जो या तो बोगस ट्रेड पेबल्स हैं, या फिर जिन ट्रेड पेबल्स को कंपनी ने पेमेंट देनी ही नहीं है, लेकिन कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेंस बुक करके उसे लंबे समय तक खींचती है और बाद में जाके उसे राइट बैक कर देती है। ऐसी चीज़ों को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट एक नया पॉइंट लेके आइए, ट्रेड पेबल की हमें एजिंग शेड्यूल देनी है। उस एजिंग शेड्यूल को हमें यह देना है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आने के बाद भी कितने ऐसे ट्रेड पेबल्स हैं जिन्हें 1 साल के अंदर पे नहीं किया गया। मींस ओवर ड्यू बाय लेस देन 1 ईयर, ओवर ड्यू बाय 1 to 2 ईयर्स, ओवर ड्यू बाय 2 to 3 ईयर्स और ओवर ड्यू बाय मोर देन 3 ईयर्स। इट मीन्स जितने भी ओवर ड्यू ट्रेड पेबल्स हैं उन सब की डिटेल हमें यहाँ पे देनी है। कई बार हमें ट्रेड पेबल्स का पता नहीं लगता कि उनकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कब की है। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें क्या करना है कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से ही उसको ले लेना है, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अवेलेबल नहीं है तो। गवर्नमेंट ने हमें ये रिलैक्सेशन दी है कि सिमिलर इंफॉर्मेशन शेल बी गिवन वेयर नो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज स्पेसिफाइड, इन दैट केस डिस्क्लोजर शेल बी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जितने भी अनबिल्ड ड्यूज हैं, आपके पास बिल नहीं आया है लेकिन आपने प्रोविजन बनाया उसका, जितने भी अनबिल्ड ड्यूज हैं उनको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या चेंज आया है? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट को ओमिट किया गया है। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में शिफ्ट हो गया है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो भी हमने नाम की बात की थी, यहां भी पहले टेंजिबल एसेट लिखा हुआ था, लेकिन उसका नाम अब क्या कर दिया गया है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि एएस में ही नाम चेंज हो गया है।
पहले हम एक रिकंसिलेशन देते थे, कितनी एडिशन है, कितनी डिलीशन है, क्या क्या एडजस्टमेंट्स हुई हैं, अमलगमेशन एडजस्टमेंट कितनी है, बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट कितनी है, रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट कितनी है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया कि रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट आपको देनी है जब आपकी रीवैल्यूएशन कैरिंग अमाउंट के 10% से ज़्यादा है। इट मीन्स 10% और मोर अगर उसकी कैरिंग वैल्यू में चेंज होता है एसेट की, उस केस में मुझे रीवैल्यूएशन देनी है। अब यहाँ पे है कॉन्ट्राडिक्शन। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और शेड्यूल 3 में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन है तो उस केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिवेल करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का पैराग्राफ 81 हमें ये बात बोलता है कि जितनी भी रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट हैं उसे आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है। इट मीन्स वहाँ पे कोई भी 10% की लिमिट नहीं दी हुई है, लेकिन शेड्यूल 3 ने हमें 10% की लिमिट दी है। तो ऐसे केस में हम रीवैल्यूएशन की सभी एडजस्टमेंट्स को शो करेंगे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी रिस्पेक्ट देने के लिए, और 10% की लिमिट को यहाँ पे नहीं मानेंगे। ये 10% की लिमिट आई कहाँ से? आप याद कीजिए कारो 2020 की अगर लास्ट वीडियो आपने देखी हो तो उसमें हमने बात की थी कि 10% से ज़्यादा का जब भी चेंज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू में किया जाता है तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में लिखना होता है कि क्या वो रीवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यू के रिपोर्ट के बेस पे किया गया या नहीं किया गया। कहीं ना कहीं दोनों को मैच करने के लिए यहाँ पे 10% की लिमिट लिखी गई है, लेकिन हम इस 10% की लिमिट को फॉलो नहीं करेंगे। हम 100% रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के शेड्यूल में दिखाएंगे। इनटेंजिबल एसेट के लिए भी सेम पॉइंट किया गया है। अगर 10% से ज़्यादा ऑफ द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट में चेंज होता है तो उस केस में आपको यहाँ पे रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट शो करनी है। हालांकि हम तो सभी रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट शो करके चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट किस चीज का है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। पहले हम सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को दिखाते थे। जितने भी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हमने पे किए होते थे, चाहे वो रेंट के अगेंस्ट पे किए हुए हैं या किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए हुए हैं, उन्हें हम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में दिखाते थे। गवर्नमेंट ने अब इसे ओमिट कर दिया है और बोला है इसे अब आप अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाएंगे। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई लोन्स और एडवांस नहीं है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन के लिए दिया गया डिपॉजिट है, इसलिए इसे लोन्स एंड एडवांसेस से हटा के अदर नॉन करंट एसेट्स में क्लासिफाई किया गया है। आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में बी पॉइंट को ओमिट किया गया है और जो एम क्लोज है अदर नॉन करंट एसेट का, उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को ऐड किया गया है। ट्रेड रिसीवेबल लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। देखना पड़ेगा कि 12 मंथ्स के बाद पे होने हैं या पहले पे होने हैं। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स हैं तो वो अदर नॉन करंट एसेट में आते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल की हेडिंग में आते हैं। दोनों में सिमिलर चेंज किया गया है। जैसे कि ट्रेड पेबल के अंदर एजिंग शेड्यूल दिया गया था, वैसा ही ट्रेड रिसीवेबल में भी एजिंग शेड्यूल दिया गया है। वहां पे हमने लेस देन 1 ईयर से स्टार्टिंग की थी, यहाँ पे लेस देन 6 मंथ से स्टार्टिंग है कि कितने ट्रेड रिसीवेबल्स ऐसे हैं जो ओवरड्यू हैं लेस देन 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स टू 1 ईयर के लिए, 1 to 2 ईयर के लिए, 2 to 3 ईयर्स के लिए और मोर देन 3 ईयर्स के लिए। आप में से काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा कि मोर देन 3 ईयर्स ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल में दिखाया ही क्यों है, जबकि लिमिटेशन एक्ट तो हमें ये बात बोलता है कि 3 साल के बाद कोई भी लाइबिलिटी या एसेट को पे करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है। अगर 3 ईयर्स हो चुके हैं और कोर्ट में कोई डिस्प्यूट चल रहा है या फिर कंपनी ने बैलेंस कंफर्मेशन से ये कंसेंट दी है कि इस पैसे को मैं दूंगी या ये पैसा मुझे रिसीवेबल है, उस केस में वो मनी को लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से राइट बैक नहीं किया जाता। इट मीन्स आपको सभी ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पे लिखने हैं। हाँ, आप प्रोविज़न बना सकते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, लेकिन आपको उन केसेस के अंदर लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से राइट बैक या राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। पहले हम ट्रेड रिसीवेबल को दिखाते थे अनसिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड, सिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड डाउटफुल। सेम उस तरीके की चीज़ अब भी दिखानी है। जैसे हमें ट्रेड रिसीवेबल के अंदर फर्स्ट दिखाना है अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कंसीडर्ड गुड और कंसीडर्ड डाउटफुल। डाउटफुल पे आप प्रोविजन बनाते हैं, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स, कंसीडर्ड गुड और कंसीडर्ड डाउटफुल। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आपके पास यहाँ भी अवेलेबल नहीं है कि कितने दिनों में आपको पैसा मिलता है, आपके अपने कस्टमर्स के साथ पेमेंट टर्म डिसाइडेड नहीं है, तो आप डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस के बेस पे लेंगे। और कोई भी अनबिल्ड ड्यूज हैं उनको आप सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे कि आप काम कर चुके हैं लेकिन अभी तक आपने कोई भी इनवॉइसिंग नहीं की है, तो उससे रिलेटेड जो आपने अपनी बुक्स के अंदर रेवेन्यू पकड़ा है उसे आप सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स की अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं और शॉर्ट टर्म की बात करूं, सिमिलर चेंजेस हैं, आप पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ पे
हम जितनी यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वो बेयर एक्ट के हिसाब से कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी एज एन एडिशनल डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड आइटम्स के हिसाब से। तो अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, वेयर द कंपनी हैज़ नॉट यूज द बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। अगर कंपनी ने कोई लोन लिया लेकिन जिस पर्पस के लिए वो लोन लिया उस पर्पस के लिए उस लोन को यूज नहीं किया गया एज एट द बैलेंस शीट डेट, कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उस पैसे को उसने कहां पे यूज किया है। कारो 2020 में भी सिमिलर अमेंडमेंट आई है कि कोई भी लोन अगर आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज नहीं करते तो आपको उसका पर्पस बताना पड़ेगा, किस पर्पस के लिए आपने कितना अमाउंट यूज किया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी अपना डिस्क्लोजर देगी, ऑडिटर उसे चेक करेगा और अपनी कारो 2020 में रिपोर्ट कर देगा। दोनों ही चेंजेस फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेबल हैं। ये क्लोज नंबर X जो है ये ओमिट हो गया है, ये डीमोनेटाइजेशन का क्लोज है जो 2016-17 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया गया था जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था। अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसे हटा दिया गया है। एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन पे अभी हम वापसी आएंगे, पहले हम बात करेंगे P&L के अंदर क्या क्या चेंज किए गए हैं, उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन में क्या क्या न्यू अमेंडमेंट्स आई हैं जो हमें शो करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे वही चेंज किया गया है जिसे हमने राउंडिंग ऑफ के टाइम पे डिस्कस किया था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम जो इसका टोटल होता था, टोटल रेवेन्यू, उसका नाम अब कर दिया गया है टोटल इनकम। अब देखिए हेडिंग भी इनकम की थी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमने अदर इनकम भी जोड़ा है तो इसका नाम टोटल रेवेन्यू गलत था। इस नाम को मिनिस्ट्री ने अब चेंज करके दोबारा से कर दिया है टोटल रेवेन्यू। प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे सिर्फ इतना चेंज है, इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है। अब देखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में कहां कहां चेंज आया प्रॉफिट एंड लॉस के। फर्स्ट नोट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। सेक्शन 8 कंपनीज के लिए एक सेपरेट हेडिंग दी गई है, ग्रांट्स और डोनेशन रिसीव्ड। अगर किसी कंपनी को ग्रांट मिलती है सेक्शन 8 कंपनी को तो उसे स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करना है उसको ग्रांट्स और डोनेशन रिसीव्ड में। इसके अलावा रेवेन्यू में कोई भी चेंज नहीं है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अगर कोई भी इनकम सर्च में, सर्वे में, रेड में पकड़ी गई है और वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है तो हमें कारों में भी और यहाँ भी ऑडिटर को कारों में रिपोर्ट करना है कि क्या अनडिस्क्लोज्ड इनकम को एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री पकड़ ली गई है। सेम पॉइंट हम यहाँ भी डिस्क्लोज करेंगे। अनडिस्क्लोज इनकम में हमें बताना पड़ेगा कंपनी को द कंपनी शैल गिव डिटेल्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट हैज बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड एट इनकम ड्यूरिंग द ईयर एंड टैक्स असेसमेंट। सो जितनी आपने इनकम को, अनडिस्क्लोज इनकम को बताया है उस अनडिस्क्लोज इनकम को कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कंपनी ने उसे एप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड क्या चेंज आया है, उसमें भी अमेंडमेंट आई है। उसमें हमें अब डिस्क्लोज करना है कि कंपनी ने कितना पैसा स्पेंड करना था, कंपनी ने कितना पैसा स्पेंड किया, कितना पैसा इस साल का शॉर्टफॉल में स्पेंड किया, कितना पैसा पीछे भी शॉर्टफॉल था स्पेंड करने से, किन एक्टिविटीज़ में कंपनी पैसे लगा रही है और क्या रीज़न है कि कंपनी अपना CSR स्पेंड ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं कर पा रही, हमेशा शॉर्टफॉल रह रहा है। इसे हमें बताना पड़ेगा। साथ साथ हमें यह भी बताना पड़ेगा कि किसी ऐसी ट्रस्ट को अगर पैसे दिए गए हैं CSR के जो कंपनी कंट्रोल करती है अपने पास, क्या ऐसी ट्रस्ट को जो पैसे दिए गए हैं उसकी डिटेल भी हमें अलग से देनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी की। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी में कंपनी ने ट्रेड किया है उसमें कोई प्रॉफिट लॉस हुआ है या फिर किसी पर्सन को, किसी कंसल्टेंट को, किसी ब्रोकर को अगर क्रिप्टो करेंसी में डील करने के लिए कुछ पैसे दिए गए हैं उसे भी हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। गवर्नमेंट ने अभी बजट 2022 में भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत अमेंडमेंट्स किए हैं जिसमें गवर्नमेंट ने ये बात कही है जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं उस पर गवर्नमेंट 30% का टैक्स लेगी। उस पर TDS की बात भी आती है अगर 50,000 से ऊपर का अमाउंट है तो। यहाँ पे गवर्नमेंट इस बार से डिस्क्लोजर मांग रही है कि क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी में अगर डील किया है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस बताइए, कितनी करेंसी आप 31 मार्च 22 को हेल्ड करते हैं और कितने डिपॉजिट्स और लोन्स आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए किसी को दिए हुए हैं। ये सब डिस्कशन थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से रिलेटेड जो एक नोट हमें देना पड़ता है एज पर शेड्यूल 3 उसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब हम आते हैं एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पे, जो एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देनी है।
हम बोल सकते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि एक एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग है, तो इसके लिए हम एक सेपरेट अनेक्शर या सेपरेट नोट बना के एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन के बारे में बता सकते हैं। 14 पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन में देना है। पॉइंट नंबर 1 है टाइटल डीड्स ऑफ इमोल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। कारो 2020 में भी एक स्पेसिफिक टेबल इस बार इंसर्ट की गई है, जो टेबल बिल्कुल सेम टेबल है जो शेड्यूल 3 के अंदर दी गई है। आप देखिए इसके अंदर सिर्फ आपको एक चेंज दिखेगा, सभी कॉलम सेम है, सिर्फ यहाँ पे हमें बनाया है प्रॉपर्टी हेल्ड सिंस विच डेट, आपके पास किस दिन से किस डेट से वो प्रॉपर्टी है, वहाँ पे हमें पीरियड बताना था, पीरियड मींस मंथ एंड ईयर, यहाँ पे हमें डेट बतानी है। तो जितनी भी इमोल प्रॉपर्टी हम हेल्ड करते हैं एज अ लेसिनी एज अ ओनर, वो अगर हमारे नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है, तो हमें ये रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, वेयर द कंपनी हैज रीवैल्यूड इट्स property, plant and equipment, the company shall disclose as to whether the revaluation is based on the valuation by registered valuer। यहाँ पे हमें बताना है कि अगर कोई प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को कंपनी ने रिवैल्यू किया है तो क्या वो रीवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर के हिसाब से की गई है या नहीं की गई है। कारो 2020 में ये पॉइंट बताना था, ऑडिटर को रिपोर्ट करना था 10% से ज़्यादा का अगर चेंज होता है तो उसे रजिस्टर्ड वैल्यू की बात बतानी थी, जबकि यहाँ कंपनी ने बताना है कि कोई भी रिवैल्यूएशन अगर कंपनी ने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड की है तो क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यू के रिपोर्ट के बेस पे की है। सेकंड चेंज, कारो 2020 में हमें इनटेंजिबल एसेट्स और राइट टू यूज से रिलेटेड ये रजिस्टर्ड वैल्यू के रिपोर्ट के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ पे हमें ओनली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड ही बोला गया है। सो यहाँ पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर की कंप्लायंस आपके सामने आई है कि क्या आपने अपनी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू कराया या नहीं कराया। ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर वो वैल्यूअर होंगे जो लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन करते हैं। सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यूएशन करने वाले यहाँ पे अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकते। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो हमें यह बताना है कि कोई भी लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन प्रमोटर को, डायरेक्टर को, केएमपी को या रिलेटेड पार्टीज को दिया गया है जो रीपेबल ऑन डिमांड है, या फिर कोई टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट को स्पेसिफाई किए बिना दिया गया हो। सेम पॉइंट कारो 2020 में भी था, यहाँ भी हमें टेबल में बताना है कि कितना लोन आउटस्टैंडिंग है ऐसे पर्सन से और वो टोटल लोन का कितना % है। फोर्थ पॉइंट इज फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। आपको पता है काफ़ी कंपनीज अपना प्रॉफिट को इन्फ्लेट करने के लिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे टाइमली डेप्रिसिएशन नहीं लगाती हैं। उनकी अगर सीवीप कंप्लीट भी हो गई है तो भी वो उसे अपनी फिक्स एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में टाइमली कैपिटलाइज नहीं करते। सो गवर्नमेंट को पता है कि डेप्रिसिएशन ना लगाने से कंपनीज अपने प्रॉफिट इन्फ्लेट करके दिखाती हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिनसे कि यूजर को एक्चुअल प्रॉफिट पता लगने में डिफिकल्टी होती है। तो गवर्नमेंट ने अब सीवीप की एंड इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट की एजिंग मांगनी शुरू कर दी है। हमें अब लिखना पड़ेगा कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं सीवीप के जो प्रोग्रेस में हैं अभी और जो कंप्लीट भी नहीं हुए, उनकी एजिंग बतानी पड़ेगी। 1 साल पुराने प्रोजेक्ट कितने हैं, 1 साल से 2 साल वाले कितने हैं, 2 साल से 3 साल वाले कितने हैं एंड मोर देन 3 इयर्स वाले कितने हैं। प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस की भी ये डिटेल देनी है और जो प्रोजेक्ट्स टेम्परेरी सस्पेंड कर दिए गए हैं उनकी भी ये डिटेल हमें देनी पड़ेगी। सो सीवीप से रिलेटेड अब डिटेल्ड गाइडेंस दी गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, इसलिए ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सीवीप्स की एजिंग को अब अच्छे से चेक करें कि क्या कोई पुरानी सीवीप ऐसी है जो पुट टू यूज कर दी गई है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी कैपिटलाइज नहीं की गई। सीवीप से रिलेटेड सेकंड पॉइंट हमें क्या बताना है कि कोई भी अगर सीवीप का प्रोजेक्ट ओवरड्यू है, हमने कोई बजट बनाया, बोर्ड मीटिंग में उसे डिसाइड किया गया, उस बजट से ज़्यादा कॉस्ट सीवीप की लग रही है या फिर जितना हमने टाइमलाइन सोची थी उस सीवीप के कंप्लीट होने की उतने टाइमलाइन में वो कंप्लीट नहीं हुई और आज भी वो अंडर कंप्लीशन है, तो ऐसे केस में हमें प्रोजेक्ट वाइज डिटेल देनी पड़ेगी कि वो कितने समय में कंप्लीट हो जाएगी। 1 साल के अंदर कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, 1 से 2 साल में कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, 2 से 3 साल में कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं
जो 3 साल से ज़्यादा में भी कंप्लीट होंगे। अब यहाँ पे कुछ को कंफ्यूजन आ सकती है कि जो लेस देन 1 ईयर में कंप्लीट होने वाले प्रोजेक्ट हैं वो करंट एसेट्स क्यों नहीं हुए। देखिए सीवी पे अगर कंप्लीट हो जाएगा तो भी वो नॉन करंट एसेट ही रहेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चला जाएगा। सेम इन केस ऑफ कैपिटल एडवांसेस, अगर कोई कैपिटल एडवांसेस के अगेंस्ट में एसेट मुझे 1 साल के अंदर भी मिल जानी है तो भी कैपिटल एडवांसेस हमारी नॉन करंट एसेट ही होते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट में हमें एक फिक्स एसेट ही मिलनी है। इनटेंजिबल एसेट के नोट की मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सेम नोट है जो हमने अभी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के लिए बात की है। हमने कारों में बात की थी कि हमें बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड से रिलेटेड डिटेल क्या कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज की है। ये वो नोट है जिसके बेसिस पे कारों की वो रिपोर्ट आई थी। डिटेल्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड, कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर इनिशिएट की गई हैं या पेंडिंग है कंपनी के अगेंस्ट में बेनामी लॉ के अंदर, तो हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है, वो हमने कब एक्वायर की थी, कितने अमाउंट की प्रॉपर्टी है, बेनिफिशियरी कौन है उस प्रॉपर्टी का, क्या कंपनी वो बेनामी प्रॉपर्टी को अपने नाम से होल्ड करती है या वो बेनामी प्रॉपर्टी किसी और के नाम से रजिस्टर करवा रखी है। इन सब डिटेल्स को हमें बेनामी लॉ में देना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जितने भी हमने लोन्स लिए हैं, कैश क्रेडिट लिमिट्स ली हैं, करंट एसेट की सिक्योरिटी रख के उससे रिलेटेड डिटेल हमें देनी पड़ेगी कि क्या हमने बैंक्स को क्वार्टरली बेसिस पे टाइम टू टाइम स्टेटमेंट्स दी हैं और वो स्टेटमेंट क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के एग्रीमेंट में है या नहीं है। सेम रिपोर्टिंग हमने कारों में भी देखी थी, जहां पे लिमिट थी कि अगर आपकी वर्किंग कैपिटल की सैंक्शनड लिमिट 5 करोड़ से ज़्यादा की है तो आप कारों में रिपोर्ट करते थे कि जितनी भी क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट्स दी हैं हमने बैंक को वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के एग्रीमेंट में दी हैं। लेकिन अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ लिमिट नहीं है, आपकी अगर 1 लाख की लिमिट है, 5 लाख की लिमिट है, उन सब केसेस में आपको यह रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आपने क्वार्टरली स्टेटमेंट बुक्स के हिसाब से, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से दी है या नहीं दी हैं। अगर नहीं दी हैं तो आपको रिकंसिलेशन देनी पड़ेगी और मटेरियल डिस्क्रिपेंसी का रीजन देना पड़ेगा। विलफुल डिफॉल्टर, सेम प्रोविजन कारो वाला, क्या कंपनी को किसी बैंक ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या किसी अदर लेंडर ने विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है। अगर किया है तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा द कंपनी हैज बीन डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर बाय दिस बैंक और दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप विद स्टॉक ऑफ कंपनीज। आपको पता है जितनी भी कंपनी स्टॉक ऑफ होती हैं उसके लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक नोटिस इशू करता है STK 7 का, जिसमें वो बताता है कि कौन कौन सी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ किया गया है। अब गवर्नमेंट ये चेक करना चाहती है कि स्ट्राइक ऑफ होने के बाद भी ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो कि बिजनेस ऑपरेशंस करती हैं। इट मीन्स उन कंपनी को स्ट्राइक ऑफ नहीं करना चाहिए था, उस कंपनी को अब रिवाइव करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि जितनी भी कंपनीज ने स्ट्राइक ऑफ कंपनीज के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया है उन्हें बताना पड़ेगा कितनी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की है, कितने रिसीवेबल्स आ रहे हैं स्ट्राइक ऑफ कंपनी के, कितने पेबल्स आ रहे हैं स्ट्राइक ऑफ कंपनी के, कितने शेयर्स हेल्ड बाय स्ट्राइक ऑफ कंपनी हैं एंड अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। तो जितने भी पैसे स्ट्राइक ऑफ कंपनी से लेने हैं या देने हैं, दोनों की ही डिटेल हमें यहाँ देनी पड़ेगी। हमारे पास जितनी भी कंपनीज के साथ हमारी डीलिंग है उन सब कंपनीज के नेम्स को हमें STK 7 में चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कंपनीज एक्टिव स्टेटस में है या स्ट्राइक्ड ऑफ हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस ऑफ सेटिस्फैक्शन विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। Where any change of satisfaction yet to be registered with registrar of companies। अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास कोई चार्ज अभी सेटिस्फाई होना बाकी है, लोन वापिस हो चुका है, या चार्ज क्रिएट होना बाकी है, लोन आ चुका है, तो उसकी डिटेल और रीजन हमें यहाँ पे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ कंपनीज। जो नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ कंपनीज की कंडीशन है कि होल्डिंग कंपनी कितने लेयर्स तक अपनी सब्सिडीज रख सकती है, उससे रिलेटेड कंप्लायंस को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि क्या कंपनी यहाँ पे अपनी कंप्लीट कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही है। ये सब रेशोज हैं नेक्स्ट पॉइंट में जो हमें इस बार दिखानी पड़ेंगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो, ये इन सब रेशोज को हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब लिखना पड़ेगा, जिससे कि हमारी कंपनी की लिक्विडिटी चेक की जा सके, जिससे कि हमारी कंपनी की गोइंग कंसर्न को चेक किया जा सके। आपको याद होगा कारो 20 में भी यही पॉइंट था कि क्या फाइनेंशियल रेशोज के बेस पे कंपनी आने वाले 1 साल की अपनी लाइबिलिटीज पे कर पाएगी या नहीं पे कर पाएगी। तो इन रेशोज के बेस पे डिसाइड होगा। आपको न्यूमरेटर भी लिखना है, डिनोमिनेटर भी लिखना है। न्यूमरेटर में आपने कौन कौन सी आइटम्स ली हैं, डिनोमिनेटर में आपने कौन कौन सी आइटम्स ली हैं, आपको ये नोट करना पड़ेगा। और अगर 25% से ज़्यादा का रेशो में चेंज हुआ है तो उस केस में आपको उसका रीज़न भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या हमने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट और अमल कमीशन से रिलेटेड जो जो कंप्लायंस थी उसे कंप्लाइड विद किया है या नहीं किया है, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारी अकाउंटिंग बनती है हम उसके हिसाब से करेंगे या नहीं करेंगे। स्टैट ऑडिटर अपना सर्टिफिकेट देता है अमल कमीशन के टाइम पे कि कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस करेगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से। आप उसी के बेस पे ही यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने अपनी रिपोर्टिंग सही ढंग से की है या नहीं की है। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड्स एंड शेयर प्रीमियम। अब कंपनी ने कोई पैसा दिया इन फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, फर्दर लोन देने के लिए, तो उसकी डिटेल हमें लिखनी पड़ेगी। हमने किसी ब्रोकर को पैसे दिया, हमने किसी अदर कंपनी को पैसा दिया कि आप मेरे भी आप पे इस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, किसी को सिक्योरिटी दीजिए, किसी को गारंटी दीजिए, किसी को लोन दीजिए, उसकी डिटेल हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी। या कंपनी को किसी अदर कंपनी ने, किसी अदर एंटिटी ने कोई पैसा फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए या लोन देने के लिए दिया है तो उसकी डिटेल भी हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी। इस चीज़ से गवर्नमेंट ये चेक करना चाहती है कि कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो NBFCs और बैंकिंग कंपनीज रजिस्टर्ड ना होते हुए भी बैंकिंग ऑपरेशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वाले ऑपरेशंस कर रही हैं। सो ये 14 पॉइंट्स इस बार एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन के एज अ सेपरेट अनेक्शर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगे। दोस्तों वीडियो लेंथी था लेकिन आपको बहुत चीज़ें इसमें पता लगी होंगी कि शेड्यूल 3 में कौन कौन सी नई कंप्लाइंस आई हैं। सो होप सो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू।